हेलो एवरीवन। लास्ट टर्न पे मैंने आप लोगों को सेल साइकिल के बारे में बताया था। मैंने बताया था क्या है सेल साइकिल और वो सेल डिवीजन से कैसे अलग है, ठीक है। और सेल साइकिल के कितने फेजेस हैं, इंटरफेज और फिर रैम फेज और फिर इंटरफेज का सब डिवीजन, सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। सेल साइकिल का रेगुलेशन मैं आपको बता चुका था। उम्मीद करता हूं कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर होगी तो आप बेहिचक कांटेक्ट करिए, हम आपके लिए अवेलेबल है। आज मैं आपको एक्चुअली सेल डिवीजन पढ़ाने जा रहा हूं। सेल डिवीजन जिसके दो तरीके हैं, पहला माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। एक जो बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, हर सोमैटिक सेल में होता है, और एक जो सिर्फ गैमीट्स में होता है, ठीक है। एक जिसमें सेल जिस प्लॉइडी की है उसी प्लॉइडी के दो सेल्स और बनाता है, और दूसरा जिसमें सेल जिस प्लॉइडी का होता है उसके हाफ प्लॉइडी के चार सेल्स बनाता है। एक जिसमें सिर्फ एक बार डिवीजन होता है, दूसरा जिसमें दो बार डिवीजन होता है। एक जिसमें क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, कोई वेरिएशन नहीं होता, और दूसरा जिसमें क्लोन्स नहीं बनते, वेरिएशन ही आता है। तो जरा देखते हैं कि कौन है इसमें से एक और कौन है इसमें से दूसरा। मैं एक दूसरा बोल रहा हूं आप लोगों से, बिना किसी ज्यादा कंफ्यूजन के हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज माइटोसिस। पहला फर्स्ट जो तरीका है दैट इज माइटोसिस। तो जरा देखिए माइटोसिस, जहां तक मैं आपको यहां पे बता रहा हूं क्या कह रहा है माइटोसिस। माइटोसिस को कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है। माइटोसिस की जो सबसे खास बात होती है ना, माइटोसिस की जो सबसे खास बात होती है वो होती है कि जब कोई सेल डिवाइड होता है, जब कोई सेल डिवाइड होता है तो ये दोनों ही सेल और इनफैक्ट पेरेंट सारे ही बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि द डॉटर्स आर सिमिलर अमंग ईच अदर एंड विद द पेरेंट ऑल्सो। ये एक दूसरे के साथ और पेरेंट के साथ भी सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। वही बात यहां भी कही जा रही है कि द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल है, इनफैक्ट पेरेंट से भी सेम ही है। आगे बढ़ते हैं। दीज सेल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, पहली बात, एज वेल एज टू द पेरेंट सेल। जो मैं आपसे कह रहा था कि ये सिर्फ आपस में ही आइडेंटिकल नहीं है, ये अपने पेरेंट से भी आइडेंटिकल है। जैसे ये आपस में एक दूसरे जैसे है, वैसे ये पेरेंट से भी आइडेंटिकल है। माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज द टू डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स as that presence in the parent cell। इस बात को जरा समझिएगा, इसमें मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर ये एक सेल है जिसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जब ये डिवाइड होता है तो ये दो सेल जो बना रहा है ना, डॉटर सेल, इन दोनों के पास 46 एंड 46 क्रोमोसोम्स होंगे। दोनों के पास 46 क्रोमोसोम होंगे। दैट इज द क्रोमोसोम नंबर इन पेरेंट एंड द डॉटर सेल इज इक्वल, इज द सेम। दैट्स व्हाई द टाइप ऑफ माइटोसिस, द टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। तो वही बात कही गई है, माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। व्हाई? बिकॉज द टू डॉटर सेल्स, जो दो डॉटर सेल बने हैं, हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, जैसा कि प्रेजेंट होता है पेरेंट सेल के अंदर। यही अगर हाफ हो जाता जैसा मियोसिस में होता है तो हम उसको रिडक्शनल डिवीजन कह देते हैं। दैट इज व्हाट? रिडक्शनल डिवीजन। बट नो, here the number of chromosome in parent cell and here the chromosome number in the daughter cell is exactly same. That's why this is equational division. This is equational division. Okay, next, it was first observed by Strasburger in plants में सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने, and Walter Fleming by in animals में एनिमल्स ने फ्लेमिंग में किया था। ये याद करने की बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मेनली अकर्स इन सोमैटिक सेल, ये बात याद रखिएगा, माइटोसिस मेनली सोमैटिक सेल में होता है। लेकिन अगर जबरदस्ती कोई आपसे पूछने लगे ना कि नहीं बताओ कि किसी जर्म सेल में होगा या नहीं होगा, जर्म सेल्स का मतलब हमेशा, जर्म का मतलब पैथोजन से नहीं होता, जर्म का मतलब जर्म लाइन भी होती है, जर्मिनल रिप्रोडक्टिव सेल से भी होता है। तो जरा समझो क्या बात है। जनरली माइटोसिस occurs only in the somatic cell, mitosis is absent in the germinal cell, नॉर्मल बात। लेकिन अगर कोई पीछे ही पड़ जाए, पूछने ही लगे, तो बोल देना क्या बता रहा हूं। इट मेनली occurs in somatic cell but also occurs in the gonads for the multiplication of
अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स, इस बात को भूलिएगा नहीं। अनडिफरेंशिएटेड कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपसे कोई बहुत परेशान करे कि नहीं बताओ जर्म में होता है या नहीं हो, तो बोल देना कि देखो होता तो है, लेकिन अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स में होता है। जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है ना, जर्मिनल इपिथेलियम होती है, उसमें होता है माइटोसिस, उसके बाद नहीं होता। बात समझ में आ रही है? जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टेप पढ़ते हैं और पहला मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप पढ़ते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप में माइटोसिस होता है, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद मियोसिस होती है, ठीक है? तो याद रखिएगा, इट जनरली अकर्स इन सोमैटिक सेल, बट इट कैन ऑल्सो अकर इन द अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स। गोनैड्स में भी पॉसिबल है। इन प्लांट्स इट अकर्स इन द डिवाइडिंग मेरिस्टेम, मेरिस्टेम में हो सकता है, ऑल्सो इन लीव्स, लीव्स में हो सकता है, फ्लावर्स एंड ड्यूरिंग ग्रोथ। प्लांट्स में ये हर जगह पे होगा। कहां नहीं होगा? जहां पॉलन ग्रेन की सिंथेसिस हो रही हो, जहां मेगास्पोर की सिंथेसिस हो रही हो, उस जगह पे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस होती है, ठीक है? तो ये है क्या? माइटोसिस। देखो, माइटोसिस के बारे में इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि माइटोसिस के स्टेप्स मुझे आपको बताने हैं, और मैंने यहां पे हेल्प ली है एक वीडियो की, एक 3D एनिमेशन वीडियो की हेल्प मैंने ली है। उससे मैं आपको माइटोसिस का मैकेनिज्म बता रहा हूं। आप एक बार उस वीडियो को देखिए, 5-6 मिनट का वीडियो है, बीच में मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। उस वीडियो को देखने से ना आपके दिमाग में एक इमेज सी बन जाएगी, एक फिल्म सी बन जाएगी माइटोसिस की, और फिर मेरे लिए आपको माइटोसिस विजुअलाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको खुद से दिखाई देगा कि हाँ, ये आया स्पिंडल फाइबर, यहाँ अटैच हुआ, और वो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए माइटोसिस को समझना। तो जरा देखते हैं उस वीडियो को, कंसंट्रेट करके देखिएगा, और बीच बीच में मैं आपको चीजों को बताता रहूंगा। ओके, तो माइटोसिस क्या है आप देखिए यहाँ पे, और उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से माइटोसिस होता है। सिंपल है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनी है और वो डिवाइड हो गई हैं। ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है कि वो रीजनरेशन कर सकता है। अगर कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो रही है, तो रीजनरेशन का काम, रीजनरेशन ऑफ बॉडी पार्ट किसका काम है? माइटोसिस का है। अब माइटोसिस में यही बताया जा रहा है कि दो डॉटर न्यूक्लियाई बनी, ठीक है? ये दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गई, ठीक है? ओके, दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, और फिर ये दोनों ही डॉटर न्यूक्लियाई धीरे धीरे फरो फॉर्मेशन हुआ और एक दूसरे से सेपरेट हो गई। कितने फेजेस होंगे फेजेस में माइटोसिस के? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 फेजेस बेसिकली होते हैं। लेकिन इनके अलावा एक एडिशनल फेज होता है जिसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, जहां दो डॉटर सेल आपस में एक दूसरे से अलग हो जाए। उन 4 फेजेस के अलावा साइटोकाइनेसिस एक फेज होगा, जहां दोनों डॉटर न्यूक्लियाई थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके अलग हो जाते हैं। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है? अब हर फेज के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं। प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है। तो पहले हम इंटरफेज, जो सेल साइकिल है, उसकी बात करें कि इंटरफेज में नॉर्मली सेल इस तरह से प्रेजेंट होता है, क्रोमेटीन होता है, सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एस फेज में इसी तरह चीजें होती हैं, ठीक है? तो इंटरफेज पहले हमने आपको दिखा दिया। अब मैं इंटर कर रहा हूं प्रोफेज में। जरा देखिए प्रोफेज में किस तरह से चीजें होती हैं। ये एक न्यूक्लियस है, उसका क्रोमेटीन कंडेंस हो रहा है। देखिए क्रोमेटीन कैसे कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, उसका इससे अच्छा एग्जांपल आपको नहीं मिल सकता। ये कैसे क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन हुए हैं, ये पोजीशन बीच में सेंट्रोमियर से अटैच है, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। ये जो रेड कलर है दैट इज काइनेटोकोर, अगर आपको याद हो तो, जो प्रोटीन्स होते हैं। आप देखिए प्रोफेज में ही न्यूक्लियोलस गायब हो रहा है, पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हो गया, और क्रोमोसोम्स पूरे सेल में स्कैटर्ड हो गई हैं। इन क्रोमोसोम्स को बाइंड करने के लिए जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो आप कहते थे, वो दोनों दो पोल पे मूव कर गए, और वहां से इन्होंने ट्यूब्यूल्स रिलीज किए। ये ट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जिनको हम स्पिंडल फाइबर कह रहे हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। मेटाफेज में क्या होता है, वो जितने भी क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे थे, वो सारे ही एक एक करके इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अटैच हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाते हैं। देखिए
बीच में सेंटर में सारे आके अरेंज हो गए। देखिए ये रहा इक्वेटोरियल प्लेट और सारे क्रोमोसोम्स वहीं पे चले जाएंगे। ले कौन जा रहा है? बेसिकली स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है और दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यही है सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा और दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। देखिए काइनेटोकोर ने ही स्पिंडल फाइबर को अटैच किया है, अगर आप देखें तो। ओके, तो ये रहा मेटाफेज, सारी चीजें आके इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो गई हैं। अब देखिए कैसे ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अलग होंगी। देखिए स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है और स्पिंडल फाइबर दोनों क्रोमेटिड्स को दो पोल पे ले जा रही हैं। हर क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंट्रोमियर ऊपर तरफ है और आर्म्स हैंगिंग कंडीशन में है। द सेंट्रोमियर इज टुवर्ड्स द पोल एंड द आर्म्स आर प्रेजेंट हैंगिंग कंडीशन। दिस इज एनाफेज। दोनों साइड क्रोमोसोम चले गए, एक उस पोल पे एक दूसरे पोल पे। दिस इज द एंड ऑफ एनाफेज। एनाफेज का खत्म यही माना जाता है। जब क्रोमोसोम पोल्स पे पहुंच जाए तो माना जाता है कि दिस इज एंड ऑफ एनाफेज। व्हाट इज टीलोफेज? टीलोफेज देख लेते हैं। देखिए ये क्रोमोसोम टीलोफेज को रिवर्स प्रोफेज कहा जाता है। जो कंडेंसेशन हुआ था वो फिर से डीकंडेंस होने लगेगा। सारे क्रोमोसोम्स फिर से डीकंडेंस हुए और बिल्कुल फाइबर के फॉर्म में, क्रोमेटिन के फॉर्म में आ गए जैसे पहले थे, जैसे प्रोफेज में थे। न्यूक्लियोलस वापस आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया। ठीक है, तो जितनी चीजें गई थी, डिजनरेट हुई थी प्रोफेज में, वो सारी चीजें आ गई हैं। और टीलोफेज के बाद जब दो न्यूक्लियस बन गया तो ऑब्वियसली साइटोकाइनेसिस होना चाहिए। और देखिए साइटोकाइनेसिस से दोनों डॉटर न्यूक्लियाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके। और इस कंडीशन में जो डिवीजन है, एनिमल्स की बात कर रहा है, एनिमल्स में सेल फरो होता है, आपको जानते हैं, एक कॉन्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन होता है, वो धीरे धीरे डीप जाते जाता है और फाइनली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दो डॉटर सेल बन गए। ये एनिमल्स में होता है, याद करिएगा, सेल फरो मेथड इन एनिमल। ठीक है, जरा प्लांट्स में देखते हैं, ये प्लांट का सेल है, याद करिए सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले एक लेयर बनती है जिसको हम मिडिल लैमिला कहते हैं। ये रहा मिडिल लैमिला, ये दो न्यूक्लियस, और धीरे धीरे सेल में ग्रोथ होती जाती है और मिडिल लैमिला के ऊपर और भी सेल के लेयर्स आते जाते हैं और फाइनली दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस इज सेल प्लेट मेथड। इसके पहले वाला था सेल फरो मेथड, ये रहा सेल प्लेट मेथड। तो इस डायग्राम में आपको मैंने मेटाफेज के सारे स्टेप्स कैसे क्या होता है, एक फिल्म सी आपको दिख गई कि कौन सी स्टेप में क्या सी चीज कैसे होगी, कैसे क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कंडेंस हो रहा है, कैसे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही है, स्पिंडल फाइबर किस पोजीशन पे बाइंड कर रहा है, इक्वेटोरियल प्लेट क्या होता है, कैसे क्रोमोसोम्स दो पोल पे मूव कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, हम जरा अब मैकेनिज्म ऑफ माइटोसिस में एंटर करते हैं। मैंने माइटोसिस का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था, अब जरा मैकेनिज्म ऑफ माइटोसिस देखते हैं कि माइटोसिस का मैकेनिज्म क्या है। इस डायग्राम को, इस क्या बोलते हैं, वीडियो को आप रिपीट कर करके देख लीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या आपने देखा होगा क्रोमोसोम के ऊपर रेड कलर की एक स्ट्रक्चर बनी थी, दैट इज काइनेटोकोर। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि अ डिस्क ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर, व्हिच इज साइट ऑफ स्पिंडल, साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो वो चीजें आपको छोटी छोटी चीजें वहां पे दिखाई देंगी। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ माइटोसिस क्या कह रहा है, माइटोसिस अकर्स इन 4 स्टेजेस। 4 स्टेज में माइटोसिस होगा भाई साहब, और वो 4 स्टेजेस कौन कौन से होंगे अभी पीछे हमने पढ़ा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, एक होगा प्रोफेज, एक होगा मेटाफेज, एक होगा एनाफेज और एक होगा टीलोफेज। अगर सीधा साफ शब्दों में कहा जाए, जैसा कि हमने वीडियो में देखा है, तो प्रोफेज में न्यूक्लियोलस गायब होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के गायब होने की वजह से क्रोमोसोम अब न्यूक्लियस से बाहर आके साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो जाएगा। ओके, दूसरा इसके बाद आ जाएगा क्या, मेटाफेज।
मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम आके इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। इक्वेटोरियल प्लेट मतलब क्या, सेंटर ऑफ द सेल में अरेंज हो जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा, हर क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, उनका सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा और स्पिंडल फाइबर उसको दो तरफ लेता जाएगा। दोनों ही क्रोमोसोम्स, दोनों ही क्रोमेटिड एक ऊपर वाले पोल पे और एक नीचे वाले पोल पे जाने लगेंगे। और टीलोफेज क्या है, टीलोफेज इज रिवर्स प्रोफेज। जितनी चीजें प्रोफेज में गायब हुई थी वो सारी टीलोफेज में वापस अपीयर होने लगेंगी। जो चीज टीलोफेज में कंडेंस प्रोफेज में कंडेंस हुआ था वो टीलोफेज में डीकंडेंस होने लगेगा। ठीक है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। ओके, तो जरा देखते हैं कैसे होता है और क्या होता है। तो सबसे पहला इसने कहा है प्रोफेज, और याद रखिएगा following is the longest phase of the cell cycle. Which of the following is the longest phase of cell division? तो अगर सेल साइकिल की बात की जाए तो आप इंटरफेज बोलेंगे और या जीवन फेज बोलेंगे, ये नोट कर लेना। अगर सेल साइकिल की बात की जाए तो आप जीवन को बोलेंगे, जीवन इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। और अगर सेल डिवीजन की बात की जाए तो आप प्रोफेज को बोलेंगे, बिकॉज प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ व्हाट, सेल डिवीजन। अब प्रोफेज को हमने कहा है कि दिस इज लॉन्गेस्ट फेज। आगे बढ़ते हैं। दिस फेज इज मार्क्ड विद कंडेंसेशन ऑफ chromatin which leads to formation of chromosome। सिंपल है, यही अभी देख रहे थे। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन और फॉर्मेशन किसका, क्रोमोसोम को। याद करो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, कैसे क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो रहा था। डीएनए, हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम, 6 न्यूक्लियोसोम मिलके सोलेनॉइड, फिर सोलेनॉइड बहुत सारे मिलके क्या, सुपर सोलेनॉइड, और फिर क्रोमोसोम। तो वही है, आपको तो ये भी पता है कि कंडेंसेशन किस किस लेवल पे हो रहा है। 2nm फाइबर, 10nm फाइबर, 30nm फाइबर, 300nm फाइबर, 700nm फाइबर एंड 1400nm फाइबर। आपको तो पूरा पता है, मैंने बताया आपको। दूसरा पॉइंट देखते हैं। द साइटोप्लाज्म बिकम विस्कस, रिफ्रैक्टिव एंड पेल। जो साइटोप्लाज्म है वो भी, उसकी भी डेंसिटी बढ़ जाती है, वो भी विस्कस हो जाता है। ठीक है। सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सेंट्रियोल की जो लोकेशन जनरली एक इंटरफेज न्यूक्लियस में होती है, वो जस्ट नियर द न्यूक्लियस होता है। एक इंटरफेजिक सेल में जो पोजीशन सेंट्रियोल की होती है, कहते हैं जस्ट नियर द न्यूक्लियस। लेकिन जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है, प्रोफेज स्टार्ट होते ही सेंट्रियोल दो अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पता है उसको कि अब प्रोफेज जैसे ही खत्म होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजेनरेट होगा और मेरे को जाके स्पिंडल फाइबर बनाना है और क्रोमोसोम से अटैच होना है। तो ये दो पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, एस्ट्रल रेज आर फॉर्म्ड। एस्ट्रल रेज क्या है ना, देखिए स्पिंडल फाइबर बनने से पहले अगर आप सेंट्रियोल को देखें तो सेंट्रियोल के चारों तरफ इस तरह एक स्टार शेप स्ट्रक्चर बना होता है, इसी को एस्ट्रल रेज कहते हैं। ठीक है, इसी को एस्ट्रल रेज कहते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रल रेज आर फॉर्म्ड, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन हो गया। इन प्लांट्स सेंट्रियोल एब्सेंट। प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, मैंने बताया है। हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। एंड नो एस्ट्रल रेज आर फॉर्म्ड। अब भाई सेंट्रियोल ही नहीं है तो एस्ट्रल रेज कहां से बनेंगे। सो इन प्लांट्स द माइटोसिस इज कॉल्ड एनएस्ट्रल, विदाउट एस्ट्रल। याद रखेंगे, हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होता, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन नहीं होता। दैट्स व्हाई in the mitosis in higher plants is called n-estral, without estral. Whereas दूसरी तरफ in animal estral rays are formed because centriole is there at both pole। दोनों पोल पे ना दो सेंट्रियोल है, दोनों पोल पे बन रहा है। That's why mitosis in animals is called amphiestral। So what is n-estral? N-estral is without estral. Amphiestral is estral formation at both ends। In animal mitosis is amphiestral and in plants, higher plants basically, mitosis is anestral। भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि in plants the mitosis is anestral and in animal mitosis is amphiestral। ओके, आगे बढ़ते हैं। End of prophase is marked with following events। देखो किसी भी फेज का स्टार्ट होना और उसका एंड, बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। जैसे आपसे अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज की चीजें पूछी जाए ना तो बहुत डिफरेंस होगा। अर्ली फेज में आप कहेंगे द कंडेंसेशन स्टार्ट्स, क्रोमेटिन, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन बिगिंस। लेकिन लेट प्रोफेज में आप बोलेंगे कि क्रोमोसोम स्टार्ट अपीयरिंग, क्योंकि प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ है ना, और मेटा प्रोफेज का लास्ट आते आते क्रोमोसोम्स अपीयर होने लगते हैं।
शुरू में आप बोलते हैं द न्यूक्लियर इन्वेलप स्टार्ट डिजेनरेटिंग, लास्ट में आप बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलस डीजेनरेटेड, कंप्लीटली डीजेनरेट हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो यहां हम शुरुआत की बात कर रहे थे, यहां हम लास्ट की बात कर रहे हैं। जब प्रोफेज खत्म हो रहा है यानी मेटाफेज स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो, chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere। मतलब अब हमें क्रोमोसोम ना इस तरह का दिखना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेटाफेज में तो ऐसा ही होता है और हम प्रोफेज की लास्ट में है यानी मेटाफेज के शुरुआत में, तो हमें अब इस तरह का क्रोमोसोम दिखना शुरू हो गया था। पहले हमें सिर्फ थ्रेड दिखाई दे रहा था, ठीक है। दूसरा, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर द माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इनिशिएशन उनका माइक्रोट्यूब्यूल्स का इनिशिएशन, क्योंकि अब आके बाइंड करना है ना यहाँ पे, तो स्पिंडल फाइबर का भी इनिशिएशन शुरू हो गया था। नेक्स्ट, गोल्गी, ईआर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप आर डिसअपीयर्ड, अब है ही नहीं, अब न्यूक्लियर है ही नहीं, ऑर्गेनल्स है ही नहीं। शुरू में हमने कहा था कि अब डिसअपीयर होना शुरू हो रहा है, लेकिन लास्ट आते आते पूरी तरह खत्म। तो प्रोफेज शुरू हुआ इन सारी चीजों के साथ, प्रोफेज खत्म हुआ तो कुछ भी नहीं थी, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या होता है मेटाफेज। प्रोफेज आप लोग समझ चुके हैं, अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में हम कह रहे हैं द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। एक्चुअली इट मार्क्स द एंड ऑफ प्रोफेज। Actually, the complete disintegration of the nuclear envelope mark the end of protophase, but end of protophase is beginning of metaphase। ये बात है ना, तो ये एक ट्रांजिशन है, उसको आप कह सकते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द ट्रांजिशन बिटवीन प्रोफेज एंड मेटाफेज। मेटाफेज शुरू हो रहा है, प्रोफेज खत्म हो रहा है, इस ट्रांजिशन को बेसिकली वो मार्क करता है। अगर सही बात आपसे मैं बताऊं तो देयर इज नो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज इन द सेल, देयर इज नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन देम, इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। मैंने और आपने अपने पढ़ने के लिए, अपने आसानी के लिए ये चार फेजों में डिवाइड कर दिया है, वरना अगर आपको एक सेल दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये प्रोफेज में है, मेटाफेज में है, टीलोफेज में है, कहां पे है, क्योंकि उसमें इतनी चीजें तेजी से होती है ना कि क्या बताएं। यहाँ पे वेट करके थोड़ी बैठा कि अच्छा अभी प्रोफेज चल रहा है तो अभी ऐसा हो रहा है, वन बाय वन चलता ही रहता है वो, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं एक्चुअली, लेकिन हमने अपने हिसाब से बना रखा है। तो आप समझिए कि सब कुछ ट्रांजिशन में है, प्रोफेज का खत्म होना, मेटाफेज का शुरू होना। आप किसी एक पॉइंट पे कह नहीं सकते कि ये रहा प्रोफेज, यहां खत्म हुआ, नहीं, आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोफेज कब खत्म हुआ, मेटाफेज कब स्टार्ट हुआ, आप बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो समझिए जरा कि एक ही चीज एक के खत्म और दूसरे के शुरू होने को डिनोट कर रही है, और वो क्या है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस एंड एक्सेट्रा। आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। दूसरा पॉइंट, दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, पूरी तरह कंप्लीटेड है। दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप, हम उसको देख सकते हैं। एट दिस टाइप क्रोमोसोम आर of two chromatids which are held together by centromere, होगा ही, ओके। अ डिस्क ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं इसको धीरे से पढ़ रहा हूं। अ डिस्क ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट at the surface of centromere called kinetochore, that red structure in the video, वो जो वीडियो में रेड स्ट्रक्चर लगा था ना सेंट्रोमियर के दोनों तरफ, that is kinetochore and that is a protein, disk of protein. A disk of protein is present at the surface of centromere called kinetochore। kinetochore नाम की एक डिस्क ऑफ प्रोटीन लगी होती है उस पे, सेंट्रोफोर पे। क्या है ये? इट इज द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर इसी जगह पे आके अटैच होगी। वीडियो में देखेंगे आप तो जो स्पिंडल फाइबर है वो डायरेक्टली क्रोमोसोम से अटैच नहीं है, वो इस काइनेटोकोर से अटैच है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड all the chromosomes coming to the lie at the equator, metaphagic plate। सारे क्रोमोसोम्स आके सारे इधर उधर थे, सारे इधर उधर से आके कहां पे अरेंज हो गए, सेंटर में अरेंज हो गया, दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन और दैट इज द व्हाट, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है, ओके। ईच क्रोमोसोम, ये पॉइंट जरा ध्यान से सुनेंगे, ईच क्रोमोसोम इज attached with two spindle fiber, one from each pole। हर क्रोमोसोम दो स्पिंडल फाइबर से अटैच है, हर क्रोमोसोम दो स्पिंडल फाइबर से अटैच है।
जिसमें से एक दोनों पोल से आया है, एक इस पोल से, दूसरा इस पोल से, और दोनों किससे अटैच है? हर क्रोमोसोम, मतलब एवरी क्रोमोसोम इज अटैच विद टू स्पिंडल फाइबर, वन फ्रॉम ईच पोल। आगे बढ़ते हैं। एट दिस स्टेज टू टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर्स अपीयर। मेटाफेज के टाइम पे दो तरह के स्पिंडल फाइबर अपीयर होते हैं। इसके लिए मुझे एक डायग्राम से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए ये एक सेल है और ये क्रोमोसोम्स हैं, ये सेंट्रोमियर है इसका, ये आया स्पिंडल फाइबर। देखो, तीन स्पिंडल फाइबर ऐसे हैं जो क्रोमोसोम से अटैच हैं, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये किसी क्रोमोसोम से अटैच है? क्या ये किसी क्रोमोसोम से अटैच है, या फिर क्या ये किसी क्रोमोसोम से अटैच है? तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो किसी ऐसे स्पिंडल फाइबर जो किसी क्रोमोसोम से अटैच ना हो, ये वाले, दे आर कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। कंटिन्यूअस फाइबर, इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फाइबर। और दूसरे जो किसी क्रोमोसोम से अटैच हो, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। क्रोमोसोमल फाइबर, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। मैंने कहा है मेटाफेज के टाइम पे दो तरह के स्पिंडल फाइबर अपीयर होते हैं, एक जो अटैच होते हैं क्रोमोसोम से, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर, और एक जो क्रोमोसोम से अटैच नहीं होते हैं, दे अराइजेस फ्रॉम द वन पोल एंड ट्रेवल्स टू द another pole, run to the another pole continuously without attachment with any chromosome. This is called continuous fiber. अब जरा चलिए अपने पीपीटी उसमें स्लाइड में और देखिए ये क्या कह रहा है। एट दिस स्टेज टू टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आर अपीयर्स। दो तरह के स्पिंडल फाइबर है, वन इज क्रोमोसोमल फाइबर, दूसरे इज कंटिन्यूअस फाइबर। क्रोमोसोमल फाइबर स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम्स। ऐसे स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से अटैच हैं, उनको हम नाम दे रहे हैं क्रोमोसोमल फाइबर। दूसरे कंटिन्यूअस फाइबर स्पिंडल फाइबर्स which are not attached to the chromosomes and run from one pole to another, run from one pole to another। ये हो गया क्या? कंटिन्यूअस। ये हो गया कंटिन्यूअस, ये वाला कंटिन्यूअस और ये वाला कंटिन्यूअस। लेकिन 1 2 3 तीन जो क्रोमोसोम से अटैच हैं, दे आर क्रोमोसोमल फाइबर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एट मेटाफेज टू टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आर देयर। ठीक है, तो ये रहा मेटाफेज। उम्मीद करता हूं मेटाफेज की सारी आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, जरा एनाफेज की बात करते हैं। खैर ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम अभी यहाँ पे हैं, अगर आप समझे तो। ठीक है, इस जगह पे हैं। प्रोफेज देखो, ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है, ये मेटाफेज है। मेटाफेज में देखो तो यहां भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां भी इस वाले अगर स्पिंडल फाइबर को आप देखें ना, ये वाला जो है ये किसी क्रोमोसोम से अटैच नहीं है। ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है ये किसी क्रोमोसोम से अटैच हुए बिना सीधा आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये अटैच है इससे। ठीक है, तो इसी को हम और कंटिन्यूअस फाइबर कह रहे हैं। तो सिंपल है कि इंटरफेज में ऐसा था, प्रोफेज अर्ली प्रोफेज में ऐसा हुआ, उसके बाद सारे देखो यहां सारे स्कैटर्ड है, सारे स्कैटर्ड है। इसको समझना, ये एनाफेज क्यों नहीं है। अगर ऐसा दे दे और आपसे पूछा जाए व्हाई दिस इज नॉट एनाफेज, एनाफेज में इक्वल होता है, जितने ऊपर जा रहे हैं उतने ही नीचे जा रहे हैं। यहां पे आपको कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है, चारों तरफ फैला हुआ। ये क्यों हुआ है? क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियस डिसॉल्व हुआ है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बिखर से गए हैं और यहां पे आके इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा। अच्छा, ये अभी क्रोमोसोमल फाइबर की बात कर रहा है। क्रोमोसोमल फाइबर के पास पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव एंड जो होता है दैट इज टुवर्ड्स द डीएनए, टुवर्ड्स द सेंट्रोमियर। क्यों पॉजिटिव एंड सेंट्रोमियर की तरफ है? सेंट्रोमियर है तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बना तो डीएनए का है और डीएनए पे चार्ज होता है निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज को बाइंड करने के लिए कौन सा एंड आएगा? पॉजिटिव एंड आएगा। तो द पॉजिटिव एंड इज टुवर्ड्स
टुवर्ड्स द सेंट्रोमियर एंड निगेटिव एंड टुवर्ड्स द पोल होते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर लाई एट द इक्वेटर, सेंट्रोमियर इक्वेटर पे होता है, एंड द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन टू क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम। इस बात को समझना जरा। मान लो अगर यहाँ पे हम क्रोमोसोम बनाए ना, यहाँ पे क्रोमोसोम बनाए, इस तरह का अरेंजमेंट कुछ आता है, इससे भी बुरा आता है, इस तरह का आता है। ये क्रोमोसोम आखिर पोल्स इधर की तरफ, ये पोल्स की तरफ डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि इनके और इनके रिपल्सन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, बीच में सेंट्रोमियर होता है। वही बात यहाँ कही गई है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जरा एनाफेज देखते हैं, एनाफेज क्या कहता है। द अर्ली एनाफेज, अच्छा एक और चीज अब देखो, एनाफेज में होता क्या है इस बात को समझना। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो एक स्पिंडल फाइबर उन सेंट्रोमियर के बीच में भी आ जाता है, जैसे यहां देखते हैं। मान लो सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो गए। पहले ये कैसे थे? ऐसे थे, बीच में से स्प्लिटिंग हो गई यहां से, ठीक है, तो ये दोनों अलग हो गए। अब एक स्पिंडल फाइबर इनके बीच में आ जाता है, एक इधर था ही, अटैच था ही, यहां पे तो था ही, ठीक है, बीच में आ गया। इसको नाम देते हैं इंटरजोनल फाइबर। मतलब एनाफेज में एक और तरह का स्पिंडल फाइबर दिखने लगा। मेटाफेज में तो वैसे ही दो तरह के थे, एक क्रोमोसोमल, एक कंटिन्यूअस। यहां पे एक और तरह का दिखने लगा जिसको हम इंटरजोनल कहते हैं, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, टू सिस्टर क्रोमेटिड। बात समझ में आ रही है? ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड ही तो है ना, इनके बीच में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं इंटरजोनल। वही बात यहां पे कह रहा है, समझो जरा क्या कह रहा है। In the early anaphase, interzonar appear at the equator. समझ में आ रहा है आपके? सेंट्रोमियर स्प्लिट लेंथवाइज, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई, chromatids separate from each other and new chromatids are now referred as chromosome. समझो, ये एक क्रोमोसोम था जिसमें दो क्रोमेटिड्स थे। जैसे समझना इस बात को, इसकी अगर हालत देखें, इसमें नंबर हम देने की कोशिश करें कि इसमें क्या था, तो हम बोलेंगे दिस इज वन क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम था जिसके पास दो क्रोमेटिड्स थे, दो क्रोमेटिड्स थे। लेकिन आफ्टर सेपरेशन, जब ये स्प्लिट हो गया, तो अब क्या बोलेंगे, दिस इज वन क्रोमोसोम दैट हैव वन क्रोमेटिड, एक ही क्रोमेटिड है। और ये भी क्या हो गया, वन क्रोमोसोम हैव वन क्रोमेटिड। इसका मतलब क्या है कि द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ रेफर्ड एज क्रोमोसोम। यहां पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती थी, इस क्रोमोसोम आती थी, स्प्लिटिंग के बाद दे आर रेफर्ड एज, दे आर कंसीडर्ड एज वन क्रोमोसोम, ठीक है, वन क्रोमोसोम। तो अब जरा समझना, अगर यहां पे एक बार और देखो, अगर यहां पे मैं बोलूं कि टोटल 20, या ऐसे बोलते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम इस कंडीशन में थे, तो स्प्लिटिंग के बाद क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हो जाएगा। 46 क्रोमोसोम थे यहां पे, और हर क्रोमोसोम स्प्लिट कर गया, हर क्रोमोसोम स्प्लिट कर गया, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे 46 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 92 नहीं हो जाएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कोई मैथ्स नहीं है यहां पे। ये एक क्रोमोसोम था जिसमें दो क्रोमेटिड्स थी, ये सेपरेट होके दो क्रोमोसोम बना ली। अगर ऐसे 46 क्रोमोसोम किसी सेल में थे, तो वो स्प्लिट होके टोटल 92 क्रोमोसोम्स बनाएंगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है। अब देखो क्या यहां पे कहा जा रहा है। ओके, ये बात हमने कह दी है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट लेंथवाइज, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड नाउ दे आर रेफर्ड एज क्रोमोसोम। अब हम उसको क्रोमोसोम कहने लगे हैं। अब देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम डबल एट एनाफेज। यही तो मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल्स एट एनाफेज। दिस इज मेटाफेज, दिस इज एनाफेज। मेटाफेज में 46 क्रोमोसोम थे, अब एनाफेज में कितने हो गए, 92 हो गए, ठीक है। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल एट द एनाफेज।
अब आगे समझो, इंटरजोनल फाइबर एक्सपेंड, इंटरजोनल फाइबर एक्सपांड, दिस इज एक्सपांड, एक्सपांड, और इंटरजोनल फाइबर जो है वो एक्सपांड होते हैं एंड दे पुश द क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल। जरा इस बात को समझना, अगर इनको ऊपर और इसको नीचे भेजना है, समझो इसको और इसको ऊपर की तरफ भेजना है, इसको नीचे की तरफ भेजना है, तो अगर मैं बोलूं ये वाला जो है ना, ये वाला, ये अगर एक्सपांड करे, ठीक है, और ये वाला अगर कॉन्ट्रैक्ट करे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करे, अगर ये और ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, ये एक्सपांड करने लगे, तो ये इसको उधर की तरफ एक्सपांड करने की वजह से ये पुश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये पुल करेगा, इसको भी ये पुश करेगा, ये पुल करेगा। बात समझ में आ रही है? समझो जरा, अगर इसमें रिलैक्सेशन हो, इसमें रिलैक्सेशन हो, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हो, तो इस रिलैक्सेशन के वजह से एक पुशिंग इफेक्ट लगेगा, ये पुश करेगा इसको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये एक पुलिंग प्रेशर कॉज करेगा या पुलिंग इफेक्ट लगाएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि द मूवमेंट और द ट्रांसफर ऑफ sister chromatid from the equatorial plate to pole is due to the pushing and pulling mechanism. Pushing why? Due to relaxation, due to expansion in what? Interzonal fiber, and pulling is due to contraction in chromosomal fiber. ये क्रोमोसोमल फाइबर हो गया, वही बात यहां पे कही गई है, जरा समझना, ठीक है। द इंटरजोनल फाइबर एक्सपांड एंड दे पुश द क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल। कोई गलत बोला है मैंने? इंटरजोनल क्रोमोसोम, इसके बीच में अगर इंटरजोनल क्रोमोसोम है, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये इंटरजोनल क्रोमोसोम अगर एक्सपांड करे तो ये पुश नहीं करेगा इसको ऊपर और इसको नीचे, वही है। क्रोमोसोमल फाइबर, अब दूसरी तरफ देखो, क्रोमोसोमल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड दे पुल द क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल, और वो पुल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से पुल कर रहे हैं। दैट मींस ये किस तरह का मैकेनिज्म है? दिस इज अ पुशिंग एंड पुलिंग मैकेनिज्म। इतना ही नहीं, कुछ और पॉइंट दिया है। अप्रोक्सीमेटली 30 एटीपी, approximately 30 ATP are required to carry one chromosome to pole. इक्वेटर से पोल तक एक क्रोमोसोम को ले जाने के लिए 30 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, एंड क्रोमोसोम रीचेज एट द पोल इन लेट एनाफेज। मैंने आपको बोला था कि जो एनाफेज का लास्ट है ना, एनाफेज का एंड है, वो इस बात से डिसाइड किया जाता है कि क्या क्रोमोसोम्स दो पोल पे पहुंच गए हैं। इफ क्रोमोसोम्स हैव रीचेस टू द पोल, this is the end of anaphase. Okay, and now the last phase of the mitosis, that is telophase. और जैसा कि हमने लिखा भी है कि this telophase is a reverse prophase. reverse prophase का मतलब क्या है कि everything that disappear in the prophase will reappear where? Telophase. Everything that is become condensed during prophase will decondense in telophase. बात समझ में आ रही है? तो समझो जरा, at the beginning of this phase, the chromosome that have reaches to the poles, already एनाफेज में पोल पे पहुंच चुके थे, decondense and lose their individuality. lose their individuality का मतलब क्या है? क्रोमोसोम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 46 इंडिविजुअल थे, अगर वो डीकंडेंस हो गए तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी को तो लूज कर दिए ना। और मैंने कहा ही था कि एनाफेज में वो पहुंच गए थे कहां पे? पोल पे, और अब डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। तो जैसा मैंने कहा और जैसा आप जानते हैं, टीलोफेज में क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होने लगे, और डीकंडेंसेशन से हुआ क्या? द क्रोमोसोमल मटेरियल टेंड टू कलेक्ट इन अ मास एट द टू पोल। दोनों पोल पे जो क्रोमेटीन है वो दोनों पोल पे एक मास बनाने लगा, उस मास के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, वही यहाँ पे लिखा होगा।
न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोमल क्लस्टर, मतलब वो जो क्रोमेटिन का क्लस्टर था उसके चारों तरफ क्या आने लगा, न्यूक्लियर इन्वेलप आने लगा, न्यूक्लियोलाई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर रीअपियर, सारी चीजें फिर से रीअपियर हो गई। ठीक है, तो ये है माइटोसिस। माइटोसिस के सारे फेजेस, एक बार मैं उस डायग्राम पे जाना चाहूंगा जिस डायग्राम से हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो वही है, ये इंटरफेज था। ठीक है, इंटरफेज से ये प्रोफेज आया। ठीक है, प्रोफेज के बाद आप लेट प्रोफेज में देखिए तो सब कुछ हो चुका है, स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं, मेटाफेज में ये अपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया है। एनाफेज में इसमें एक चीज नहीं दिखाई है, वो मैं जरूर दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, और वो क्या होगा, ये इंटरजोनल फाइबर जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो इंटरजोनल फाइबर है ये क्या करेंगे, ये रिलैक्स करेंगे और ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसी से ये मूवमेंट होता है। ठीक है, और बाद में यहाँ देखिए टीलोफेज में ये डीकंडेंस होके यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ दूसरा न्यूक्लियस, और बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाती है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा माइटोसिस। एक बार हम साइटोकाइनेसिस देख लेते हैं सो दैट माइटोसिस कंप्लीट हो जाए हमारा, और अगले टर्न पे हम मियोसिस और इसका सिग्निफिकेंस देखना शुरू करेंगे। खैर, साइटोकाइनेसिस क्या है, हमने कहा है कि आफ्टर सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, वही हो रहा है, जो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ था उनको हमने दो डॉटर न्यूक्लियाई में सेग्रीगेट कर दिया है, उसको हमने दो डॉटर न्यूक्लियाई में आप कहिए तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसको हम कह रहे हैं सेग्रीगेट कर दिया है। ठीक है, न्यूक्लियाई, द सेल इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू डॉटर्स बाय साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज तक सेल का डिवीजन नहीं हुआ है, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। जो 2C एस फेज में 4C हुआ था, याद करिए जीवन में 2C था, एस फेज में हो जाके 4C हो गया है, तो उस 4C को वापस से 2C में लाना पड़ेगा ना, इसीलिए तो ये इतना बवाल किया हमने। 2C एक न्यूक्लियस को, 2C एक न्यूक्लियस को दे दिया, अब हमें उसको दो अलग अलग सेल में करना है, क्योंकि एक सेल में दो न्यूक्लियस नहीं रख सकते जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस है। तो अब साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, तो वही हम कह रहे हैं, आफ्टर सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, जिस क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ था, जिस डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ था एस फेज में, उसको हमने दो न्यूक्लियाई में सेग्रीगेट कर दिया है। नाउ द सेल इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बाय साइटोकाइनेसिस। हाउ? पहला हमने कहा साइटोकाइनेसिस इन एनिमल, बताने की जरूरत नहीं है कि एनिमल्स में सेल फरो मेथड होता है, लेकिन देखते हैं। स्टार्ट इन लेट एनाफेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब हो जाता है, तो जैसे ही क्रोमोसोम्स दो तरफ चले गए ना, सेल को समझ में आ गया कि अब होना कुछ नहीं है। एक बार अगर क्रोमोसोम दो एंड पे चले गए तो डीकंडेंस होकर न्यूक्लियस बना लेंगे, तो मुझे तो काम बीच से करना है, इसको तो काम बीच से करना है, तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूं। तो यहां पे वो जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बननी है वो लेट एनाफेज से बननी स्टार्ट हो जाती है। इट अकर्स बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन फरो फॉर्मेशन। कौन सी नई बात है, हमें पता है। माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट अरेंज ऑन इक्वेटर टू फॉर्म मिड बॉडी। इक्वेटर पे माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट अरेंज हो जाते हैं, एक मिड बॉडी बना लेते हैं। ओके, एट द पेरीफेरी ऑफ इक्वेटर अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग इज फॉर्म्ड मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का मतलब क्या, एक बहुत बड़ी सी रिंग बन गई जो धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। ठीक है, फाइनली कॉन्स्ट्रिक्ट होके इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, और फाइनली अलग हो गया। तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनी ऑन द पेरीफेरी ऑफ इक्वेटर। नेक्स्ट, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन माइक्रोफिलामेंट, द रिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड फरो इज फॉर्म फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। अब मान लो एक रिंग बन गई है और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन से रिंग की साइज छोटी होती जाएगी ना, पहले इतनी बड़ी रिंग थी, अब और छोटी हुई, फिर और छोटी हुई, फिर और छोटी हुई, और फाइनली बिल्कुल छोटी होके एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो वही कह रहे हैं कि रिंग से एक फरो का फॉर्मेशन हुआ। ओके, फरो डिपेंस, वो फरो और डीप होने लगी कंटिन्यूअसली, अल्टीमेटली अ सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। और जो काम की बात है ना बेटा यहाँ पे, वो ये है, इन एनिमल साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस इन सेंट्रीपेटल ऑर्डर। सेंट्रीपेटल ऑर्डर का मतलब क्या, जो रिंग बना था वो पेरीफेरी की तरफ बना था, और उसकी ग्रोथ किधर की तरफ हुई थी, सेंटर की तरफ, तो टुवर्ड्स द सेंटर मूव कर रहा था, दैट्स व्हाई दिस इज सेंट्रीपेटल ऑर्डर। क्लियर है?
दूसरा साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, जरा वो देख लेते हैं क्या है। प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस क्या था, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले से कि मेनी गोल्जी वेजिकल्स, बहुत सारे गोल्जी वेजिकल्स एंड स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल, जो स्पिंडल फाइबर बने थे ना, वो डिवीजन के बाद क्या करते हैं, यही काम करते हैं, आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर टू फॉर्म फ्रेगमोप्लास्ट। बहुत सारे गोल्जी के वेजिकल्स और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बने थे, स्पिंडल फाइबर्स बने थे डिवीजन के लिए, वो सारे जाके इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं और वो एक लेयर बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। इसके बाद जो गोल्जी वेजिकल्स उस जगह पे गई थी ना, उन गोल्जी वेजिकल्स ने सिक्रीट करना स्टार्ट किया कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। समझ गए आप, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिडिल लैमेला, जिसने मिडिल लैमेला बना लिया। और एक बार मिडिल लैमेला बना नहीं कि साइटोप्लाज्म में उस पर डिपोजिशन करना स्टार्ट किया नहीं। सो द साइटोप्लाज्म स्टार्ट डिपोजिटिंग मटेरियल्स ओवर द मिडिल लैमेला एंड अदर लेयर ऑफ द सेल वॉल फॉर्म। एक बार मिडिल लैमेला बन गया, उस पर डिपोजिशन से प्राइमरी वॉल बन जाएगा, फर्दर डिपोजिशन से सेकेंडरी वॉल बन जाएगा। और काम की बात, इन प्लांट साइटोकाइनेसिस अकर्स इन सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर मतलब क्या, जो सबसे पहला एक्युमुलेशन होगा वो सेंटर में होगा और फिर सेंटर से दूर की तरफ मूव करने लगेगा। दैट्स वाई प्लांट्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है वो सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में होती है, और एनिमल्स की में जो होती है दैट इज सेंट्रीपेटल ऑर्डर में होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोकाइनेसिस। दो चीजें इस माइटोसिस में रह गई हैं, एक सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और दूसरा दैट इज माइटोटिक पॉइजन एंड माइटोजेंस। तो देखते हैं क्या सिग्निफिकेंसेस है और कितना क्या माइटोटिक पॉइजन और माइटोजेंस का काम होता है। ओके, नाउ द सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं। सिग्निफिकेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं, तो जरा देखते हैं सिग्निफिकेंसेस क्या है और माइटोटिक पॉइजन और माइटोजेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंसेस में सबसे पहली बात कही गई है ग्रोथ। मैं आपको बता दूं, जो सिंगल सेल जाइगोट बनता है, वो जाइगोट कैसे एक पूरे एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप देखें तो वो पूरी तरह माइटोसिस से ही होता है। जो क्लीवेज आप कहते हैं ना कि जाइगोट में क्लीवेज होता है, दैट क्लीवेज इज नथिंग, दैट क्लीवेज इज कंप्लीटली माइटोसिस। तो वही यहां पे भी लिखा होगा कि माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट of multicellular organism of fertilized egg, that means zygote, develops into embryo and finally into adult by repeated mitotic division। लगातार mitotic division होता रहता है, तभी एक जाइगोट एक एम्ब्रियो में और फिर एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, कन्वर्ट होता है। दूसरा जो दिया गया दैट इज मेंटेनेंस ऑफ सेल। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी सेल को एस फेज में जाना तभी अलाउड होता है जब वो एक पर्टिकुलर साइज अटेन कर ले। ठीक है, आपको मैं बाद में बताऊंगा कि सेल को डिवाइड करने का एक बहुत बड़ा उसका रीजन होता है उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो जैसे जैसे सेल का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, सेल के डिवीजन करने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माइटोसिस किसी सेल को जरूरत से ज्यादा ग्रो करने पे, किसी सेल को जरूरत से ज्यादा बढ़ने पे भी कंट्रोल करता है, वही यहां दिया गया है। ओवरग्रोन सोमैटिक सेल इज इंड्यूस्ड टू डिवाइड। जैसे ही ओवरग्रोन होगा इट विल इंड्यूस टू डिवाइड सो दैट इट मेंटेन द प्रॉपर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। अभी मैंने बोला कि सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कहीं ना कहीं उस सेल का वो डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, इस पे इंपैक्ट डालता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो विच इज इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ अ सेल। तो कहीं ना कहीं ये जो माइटोसिस है ये किसी सेल की प्रॉपर शेप को भी मेंटेन करके रख रहा है, सेल प्रॉपर साइज को भी मेंटेन करके रख रहा है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर क्या है, आप देखिए अगर मियोसिस को आप देखें तो आप 46 क्रोमोसोम का सेल लेके चलिए तो वो 23 के 4 बना देता है। तो क्या ये मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर है? बिल्कुल नहीं। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर तब होता जब आप 46 का ले चलिए और वो 46 के 2 बनाए, जो माइटोसिस में बखूबी होता है, तो आप जानते हैं। नेक्स्ट इज रिपेयर। अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे कोई इंजरी हो जाए तो वो उसको डिवाइड करता है, ये इसको रिपेयर करता है। कैसे? माइटोसिस से। सेल माइटोसिस करती है, नई सेल्स बनाती हैं और उसको रिपेयर करती हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में अगर आप देखें तो माइटोसिस ब्रिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पूरी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये नहीं होता, लेकिन हाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस बहुत जरूरी होता है। बिना माइटोसिस के बाइनरी फिजन,
बाइनरी फिजन भी तो एक तरह का माइटोसिस ही है। तो वो सारी चीजें होती हैं। एंड नेक्स्ट, हीलिंग एंड रीजनरेशन। अभी उस डायग्राम में ही आपने देखा कि अगर टेल कट जाती है लिजर्ड की तो वो रीजनरेट कैसे होती है, वो रीजनरेट होती है माइटोसिस के थ्रू। तो दिस इज द सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस। एंड नाउ द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, दैट इज माइटोजेंस एंड माइटोटिक पॉइजन। आपके लिए वार्निंग है कि अगर आप इस स्लाइड को भूलते हैं तो जितना आपने पढ़ा है सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखना होगा। माइटोजेंस आर द सब्सटेंसेस और केमिकल which induce the mitosis, and mitotic poisons are the substances or chemicals which inhibit mitosis. Auxin, cytokinin, gibberellin and insulin are the example of mitogens, whereas ribonuclease, azide and cyanide and mustard gas are the mitotic poison. इनका प्रॉपर एक्शन साइट भी आपको दिया गया है कि राइबोन्यूक्लियस और एजाइड साइनाइड प्रोफेज पे कॉज करते हैं, प्रोफेज में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और मस्टर्ड गैस एग्लूटिनेशन ऑफ क्रोमोसोम करते हैं, मतलब क्रोमोसोम क्लम्प कर जाते हैं, तो एनाफेज में इनका सेपरेशन नहीं होता। दैट मीन्स ये कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, एनाफेज में। तो ये है माइटोटिक पॉइजन, इसके थ्रू माइटोसिस को रोका जाता है। ठीक है, सो दैट इज इट। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में मैंने आपको माइटोसिस पूरा पढ़ा दिया है। अगले टर्न पे हम माइटोसिस से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और मियोसिस की तरफ मूव करेंगे। ओके, हाँ, एक और टॉपिक रह गया, मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना, अगले टर्न पे मिलते हैं। थैंक यू।